नमस्ते। आज हम उस चीज के बारे में बात करने वाले हैं जिस पर हम हर रोज चलते हैं, लेकिन शायद ही कभी उसके बारे में सोचते हैं। मैं बात कर रहा हूं मिट्टी की। ज्यादातर लोगों के लिए ये बस धूल है ना? पर असल में ये एक इनक्रेडिबली कॉम्प्लेक्स, जीता जागता इकोसिस्टम है जो इस प्लैनेट पर जीवन के लिए सबसे जरूरी चीजों में से एक है। तो जरा एक पल के लिए ये सोचिए, क्या हो अगर हमारे पैरों के नीचे की ये जमीन, जिसे हम इतना मामूली समझते हैं, वो असल में इस धरती के सबसे कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम्स में से एक हो। है ना एक दिलचस्प ख्याल। चलिए आज की इस पड़ताल में इसी सवाल की तह तक चलते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मिट्टी की कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही ड्रामेटिक तरीके से, और वो शुरुआत होती है ठोस विशाल चट्टानों से। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। दुनिया की हर तरह की मिट्टी, उसकी शुरुआत एक चट्टान के तौर पर ही होती है। वैज्ञानिक भाषा में इन चट्टानों को पेरेंट मटेरियल या पैतृक पदार्थ कहते हैं। और ये चट्टानें कोई एक दो दिन में नहीं, बल्कि लाखों सालों में धीरे धीरे टूटकर मिट्टी की नींव रखती हैं। अच्छा, तो ये चट्टानें भी तीन मेन टाइप्स की होती हैं। पहली है आग्नेय यानी इग्नियस रॉक्स, जो सीधे ज्वालामुखी के पिघले हुए लावा के ठंडे होने से बनती हैं। फिर आती है अवसादी या सेडिमेंट्री, जो पानी या हवा से जमा हुई मिट्टी और रेत की परतों के दबने से बनती हैं। और तीसरी है कायांतरित यानी मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये वो पुरानी चट्टानें हैं जो जमीन के नीचे जबरदस्त गर्मी और दबाव की वजह से अपना पूरा रूप ही बदल लेती हैं। सवाल ये है कि इतनी मजबूत विशाल चट्टानें आखिर टूटती कैसे हैं? इस प्रोसेस को कहते हैं अपक्षय, या अंग्रेजी में कहें तो वेदरिंग। आप इसे प्रकृति की एक सुपर स्लो मोशन वाली चक्की समझ सकते हैं, जो धीरे धीरे पहाड़ों को पीसकर खनिजों में बदल देती है। वेदरिंग के भी आप देखें तो तीन मेन तरीके हैं। पहला है फिजिकल वेदरिंग। इसमें क्या होता है कि दिन में गर्मी से चट्टान फैलती है, रात में ठंड से सिकुड़ती है और धीरे धीरे टूट जाती है। दूसरा है केमिकल वेदरिंग, जहां पानी और हवा में मौजूद केमिकल्स चट्टान के साथ रिएक्ट करके उसे अंदर से कमजोर कर देते हैं। और तीसरा, जो काफी फैसिनेटिंग है, वो है बायोलॉजिकल वेदरिंग। मतलब जब पेड़ पौधों की जड़ें या छोटे छोटे जीव जंतु चट्टानों में घुसकर उन्हें तोड़ देते हैं। ठीक है, तो चट्टानों के टूटने से हमें रॉ मटेरियल तो मिल गया, यानी खनिज। पर क्या सिर्फ खनिज ही काफी है एक अच्छी उपजाऊ मिट्टी बनाने के लिए? नहीं। तो फिर एक परफेक्ट सॉइल की रेसिपी क्या है? आइए देखते हैं। ये डोनट चार्ट एकदम परफेक्ट तरीके से दिखाता है कि एक आदर्श मिट्टी में क्या क्या होता है। देखिए, करीब 45% तो खनिज हैं जो चट्टानों से मिले। सिर्फ 5% हिस्सा होता है ऑर्गेनिक मैटर का, मतलब सड़ी गली पत्तियां, मरे हुए जीव। पर सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि मिट्टी का लगभग आधा हिस्सा 50% असल में खाली जगह होती है, और इसी खाली जगह में पानी और हवा भरी रहती है, जो पौधों की जड़ों को जिंदा रहने के लिए चाहिए। अच्छा, सॉइल साइंस में दो शब्द बार बार आते हैं, टेक्सचर और स्ट्रक्चर, और इनके बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, टेक्सचर का मतलब है मिट्टी के इंग्रेडिएंट्स, यानी उसमें रेत, गाद और चिकनी मिट्टी कितनी कितनी मात्रा में है। वहीं स्ट्रक्चर का मतलब है कि ये सारे इंग्रेडिएंट्स आपस में जुड़े कैसे हैं, उनका अरेंजमेंट कैसा है। वो केक वाली एनालॉजी यहाँ बिल्कुल फिट बैठती है। टेक्सचर हुआ केक बनाने का सामान, और स्ट्रक्चर हुआ कि वो सामान मिलकर आखिर में कैसा केक बना है। अब एक और मजेदार बात, जैसे किसी पेड़ के तने को काटकर हम उसके छल्लों से उसकी उम्र का पता लगा सकते हैं, ठीक वैसे ही हर मिट्टी का अपना एक इतिहास होता है जो उसकी परतों में लिखा होता है। और अगर हम इन परतों को पढ़ना सीख जाएं, तो हम उस मिट्टी की पूरी बायोग्राफी जान सकते हैं। सोचिए, आपने जमीन में एक बड़ा सा गड्ढा खोदा। आपको अलग अलग रंग और टेक्सचर की लेयर्स दिखेंगी, है ना? बस इसी वर्टिकल कट को सॉइल प्रोफाइल या मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। ये एक तरह से मिट्टी का आईडी कार्ड है, जो हमें बताता है कि वो कैसे बनी, उसकी कहानी क्या है। इन परतों को साइंटिफिकली होराइजन्स या संस्तर कहा जाता है, और ये मिट्टी की कहानी के अलग अलग चैप्टर्स की तरह हैं। सबसे ऊपर होती है ओ होराइजन, ये ऑर्गेनिक लेयर है, मतलब पत्तियां, टहनियां। उसके ठीक नीचे आती है ए होराइजन, जिसे हम टॉप सॉइल कहते हैं, सबसे उपजाऊ परत। फिर ई और बी होराइजन्स आते हैं, जहां पानी के साथ मिनरल्स ऊपर नीचे होते रहते हैं। और एकदम नीचे सी और आर होराइजन्स हैं, जो असल में टूटती हुई चट्टान और सॉलिड बेडरॉक ही है। तो अभी तक हम एक सिंगल सॉइल प्रोफाइल की बात कर रहे थे,
पर अब चलिए थोड़ा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि पूरी दुनिया में कितनी अलग-अलग तरह की मिट्टियां मौजूद हैं। आपको ये जानकर शायद हैरानी होगी कि दुनिया में हजारों तरह की मिट्टियां होने के बावजूद वैज्ञानिकों ने उन्हें क्लासिफाई करने के लिए सिर्फ 12, जी हाँ, सिर्फ 12 मेन ग्रुप्स बनाए हैं। इन ग्रुप्स को ऑर्डर्स कहा जाता है और इस पूरे क्लासिफिकेशन सिस्टम का नाम है सॉइल टैक्सोनॉमी। चलिए, इन 12 में से 3 बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स देखते हैं। सबसे पहले हैं मॉलिसॉल्स। ये घास के मैदानों में मिलती हैं और ये दुनिया की सबसे उपजाऊ मिट्टियों में से हैं। हमारा ज्यादातर अनाज इन्हीं पर उगता है। फिर आते हैं एरिडिसॉल्स, जो रेगिस्तानी इलाकों में पाए जाते हैं। ये बहुत सूखे होते हैं। और तीसरे हैं वर्टिसॉल्स, जिन्हें हम काली कपास मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। ये बड़ी ही ड्रामेटिक मिट्टी है। पानी मिलने पर ये फूल जाती है और सूखने पर इसमें गहरी दरारें पड़ जाती हैं। तो हमने मिट्टी की साइंस तो समझ ली, ये बनती कैसे है, इसमें क्या क्या होता है। पर सवाल ये है कि सो व्हाट? ये सब जानना इतना ज़रूरी क्यों है? चलिए अब इस पर बात करते हैं कि ये सब असल में मैटर क्यों करता है और आज हमारी मिट्टी किन बड़े खतरों से जूझ रही है। देखिए, आज के दौर में हमारी मिट्टी पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। पहला तो है प्रॉब्लमैटिक सॉइल्स का बनना। मतलब कहीं मिट्टी बहुत ज़्यादा खारी हो रही है तो कहीं बहुत ज़्यादा एसिडिक। फिर है पोल्यूशन, कीटनाशक, केमिकल फर्टिलाइजर्स, हेवी मेटल्स, ये सब जहर मिट्टी में घुल रहे हैं। और तीसरा और शायद सबसे बड़ा खतरा है डिग्रेडेशन, यानी गलत तरीके से खेती करने या ज़मीन के मिसयूज से मिट्टी का उपजाऊपन और उसकी स्ट्रक्चर का ख़त्म हो जाना। तो आखिर में मिट्टी है क्या? ये परिभाषा सब कुछ कह देती है। मिट्टी सिर्फ धूल या पत्थर के टुकड़ों का ढेर नहीं है। ये पृथ्वी की सतह पर एक गतिशील प्राकृतिक पिंड है। गतिशील मतलब डायनामिक, एक जीता जागता सांस लेता हुआ सिस्टम जिसमें अरबों खरबों छोटे छोटे जीव रहते हैं और जो हर पल बदल रहा है। और यहीं पर एक बहुत जरूरी सवाल उठता है। सोचिए, जिस मिट्टी की 1 इंच परत बनने में प्रकृति को हजारों साल लग जाते हैं, उसे हम इंसान अपनी गलतियों से कुछ ही सालों में बर्बाद कर सकते हैं। तो सवाल यह है कि हम इस बेशकीमती चीज को कैसे बचाएं? एक ऐसा रिसोर्स जिसे अगर हमने एक बार खो दिया तो उसे दोबारा बनाना लगभग नामुमकिन है।